नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम इग्नू के सिलेबस को पढ़ रहे थे, मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के। हम लास्ट वीडियो में डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम उसी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी को देखने वाले हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी को डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप में से कोई यूजीसी नेट और सीईटी पीजी के प्रिपरेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं। इधर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर यूजीसी नेट के प्रिपरेशन होता है और इन्हीं में से अगर आप भोबेश 10 कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब हम वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को देखते हैं। तो देखिए, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो मॉडर्न टाइम्स पर और आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा फॉलो होता है, क्योंकि आज के टाइम में जो सोसाइटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है और जो स्टेट और नेशन स्टेट है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज, मतलब कि साइज में स्टेट का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया है। और इसलिए लार्ज साइज के कारण जो सोसाइटी के और स्टेट के जो सारे सिटीजन्स है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है डिसीजन मेकिंग में, है ना। और इट इज इम्पॉसिबल, है ना। तो इसलिए क्या करता है मॉडर्न टाइम्स पर, आज के टाइम पर डेमोक्रेसी में हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं हमारे लिए डिसीजन लेने के लिए। ओके, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। मतलब जो लार्ज सोसाइटी होता है और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होता है वह उस जगह पर बहुत ही कॉमन होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि वेयर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय ऑल सिटीजन्स इज इम्प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल नहीं है, सब सिटीजन्स उधर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इंस्टेड सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू मेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। मतलब कि अपने डिसीजंस को लेने के लिए हम किसी एक रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। तो हम सबको पता ही होगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंडिया में भी चलता है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर हम किसी एक को वोट इलेक्शन में चुनते हैं और वो पार्लियामेंट पर जाता है, मतलब जहाँ पर डिसीजन लिया जाता है, पॉलिसीज लिया जाता है। क्या करते हैं हम इलेक्शन के टाइम उनको वोट देते हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पर हमारे इंटरेस्ट की बात पार्लियामेंट पर रखता है और उससे उसके बाद पॉलिसीज हमारे हित के लिए बनते हैं, है ना। तो यही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है। तो जो अर्ली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट है जैसे कि हॉब्स है, लॉक है, दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हॉब्स एंड लॉक्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, है ना। वो कहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वाज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बाय द पीपल टू एक्ट ऑन इट्स बिहाफ। मतलब कि पीपल के बिहाफ पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट काम करता है। पर रूसो जो था वो रूसो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता था। वो कहता था जो सोवरेन पावर है ना वो ओवर स्टेट, मतलब ओवर द स्टेट, स्टेट से नहीं, मतलब स्टेट के पास नहीं होके शुड रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजनरी। ओके, सिटीजन के पास होना चाहिए। हालांकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में माना जाता है कि जो सोवरेन पावर है वो पीपल के पास होता है ना, सिटीजन के पास होता है। क्योंकि अगर वो सिटीजन की बात नहीं माने रिप्रेजेंटेटिव्स तो नेक्स्ट इलेक्शन पर क्या होगा, वो इलेक्ट नहीं किया जाएगा। पर जो रूसो का मानना है ऐसा नहीं होगा, सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, मतलब कि डिसीजन मेकिंग में। इसलिए सिटीजन के पास सोवरेन पावर होना चाहिए जो कि जनरल विल तब आएगा। बिकॉज द ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स could never be identical to those of the electorate, है ना, इसलिए ऐसा मानते हैं। तो अगर हम टुडेज की बात करें, टुडे इन मॉडर्न टाइम्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी प्रिंसिपल, मेजोरिटी रूल जो हम कहते हैं, इज कंसिडर द बेस्ट वे ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द डेमोक्रेटिक इम्पल्सेस। तो यही होता है आज के टाइम में। थोड़ा क्रिटिसिज्म भी देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के। तो अगर हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के क्रिटिसिज्म को देखें तो दो लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं, एक एलिट थ्योरिस्ट जैसे कि शुम्पेटर, और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को क्रिटिक्स के हिसाब से हम देख सकते हैं।
कैसे कि जो एलिट थ्योरिस्ट है वो कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इट इज इन मतलब अनरियलिस्टिक, वो रियलिस्टिक नहीं है। और जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के डेमोक्रेट कहते हैं कि वो इनएडुकेट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अगर हम शुम्पेटर की बात करें तो शुम्पेटर जो क्लासिकल व्यू था डेमोक्रेसी का, उसको क्रिटिसाइज करता है। जो 18th सेंचुरी के जो डेमोक्रेसी के थ्योरी थे वो 18th सेंचुरी में क्या पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट था। क्या पॉपुलर सोवरेनिटी? द आइडिया दैट द पीपल होल्ड अल्टीमेट पावर एंड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू कैरी आउट देयर विल। तो ये जो है कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वो जाकर पीपल के विल को कैरी आउट करते हैं, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही क्लासिकल व्यू ऑफ डेमोक्रेसी है, जहाँ पर एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ऐसे डिजाइन किया जाता है ताकि कॉमन गुड को अचीव किया जा सकता है। कैसे? थ्रू पॉलिटिकल डिसीजंस मेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसको ही शुम्पेटर क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि दिस क्लासिकल व्यू इज अनरियलिस्टिक। क्यों अनरियलिस्टिक है? इज डेमोक्रेसी एज ए मैकेनिज्म फॉर सिलेक्टिंग लीडर्स। डेमोक्रेसी क्या है? लीडर को सिलेक्ट करना है डेमोक्रेसी में। ओके, लीडर को सिलेक्ट करना है। द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द कंपटीशन अमंग एलिट। मतलब एलिट के बीच में कंपटीशन ही, एलिट मतलब लीडर्स के बीच में कंपटीशन ही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के एसेंस छुपा हुआ है ना। फॉर द पीपल्स वोट। अच्छा, द रोल ऑफ द पीपल इज नॉट टू गवर्न डायरेक्टली और डिक्टेट पॉलिसी। जो पीपल है वो गवर्न नहीं कर सकता, उनको गवर्न करने की मतलब कि नॉलेज नहीं है, एलिट को है। तो इसलिए एलिट के बीच में कंपटीशन होगा। तो और जो पीपल है इलेक्ट करेंगे, है ना, पर वो डिक्टेट नहीं करेगा पॉलिसी को। टू चूज बिटवीन कंपीटिंग लीडर्स हु देन मेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। पर हम एलिट को चूज करेंगे, जो कि एलिट थ्योरी का मानना है। शुम्पेटर भी ऐसा मानते हैं कि हम एलिट को चूज करेंगे, वो हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेंगे। दिस पर्सपेक्टिव हैज बीन लेबल्ड द रियलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। और जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेट्स हैं, वो कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज इनएडुकेट बिकॉज इट लिमिट्स सिटीजन पार्टिसिपेशन टू वोटिंग में लिमिट करते हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग में लिमिट करता है। अगर हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करें, जो एंशिएंट टाइम पर जब एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट होता था ना, छोटे छोटे नगर राष्ट्र, तो वो सिटी स्टेट में इसी मतलब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी फॉलो होता था। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या कहता है? द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन्स इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। सबके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है बियॉन्ड जस्ट वोटिंग, सिर्फ वोट से नहीं होगा। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहाँ पर फाउंड किया जाता है? इन रूसो एंड मिल, मतलब कि जॉन जैक रूसो एंड जॉन स्टुअर्ट मिल के राइटिंग्स में पाया जाता है। रूसो's theory depends upon the participation of every individual citizen in political decision making. रूसो सभी के पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करते थे, क्योंकि पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली इन डिसीजन मेकिंग, सिर्फ डिसीजन मेकिंग में ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ऑल्सो एज ए वे ऑफ प्रोटेक्टिंग प्राइवेट इंटरेस्ट एंड एंश्योरिंग गुड गवर्नमेंट। क्योंकि पार्टिसिपेशन से सिर्फ डिसीजन मेकिंग ही नहीं होता है, पार्टिसिपेशन से प्राइवेट इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाता है और गुड गवर्नमेंट को भी एंश्योर किया जा सकता है, और मतलब कि एंश्योर किया जा सकता है। और रूसो कहते थे कि पार्टिसिपेशन इज इंटीग्रल टू द लेजिटिमेसी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। तो पार्टिसिपेशन से ही जो लेजिटिमेसी होता है पॉलिटिकल सिस्टम का, वो लेजिटिमेसी रहता है, क्योंकि इट इंश्योर दैट द जनरल विल का मतलब द कलेक्टिव गुड, है ना, इज रियलाइज्ड। ओके, अगर हम मिल की बात करें, ये तो रूसो की बात हुआ, अगर हम मिल की बात करें, मिल कहते हैं कि पार्टिसिपेशन हैज एन एजुकेटिव फंक्शंस फॉर सिटीजन्स। ये पार्टिसिपेशन से एजुकेटिव फंक्शन होता है। पॉपुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मिल्स आइडियल पॉलिटी। जो पॉपुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो मिल के हिसाब से आइडियल पॉलिटी होता है, आइडियल गवर्नमेंट होता है, जिसमें क्या होता है? पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशंस फोस्टर एक्टिव सिटीजनशिप एंड ए पब्लिक स्पिरिटेड कैरेक्टर।
He sees participatory institutions as a school of political capacity, where citizens learn to consider the public interest and make decisions guided by the common good rather than selfish interest. तो ये दोनों जो है मतलब कि रूसो एंड मिल पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। अगर हम कॉन्टेम्पोररी टाइम के बात करें तो कॉन्टेम्पोररी टाइम्स में भी मतलब कॉन्टेम्पोररी डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट भी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि कैरोल पेटमैन एंड बेंजामिन बर्बर। वो आर्ग्यू करते हैं कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के फेवर में। वो कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, क्योंकि उधर ordinary citizens is more fully involved in decision making process than is possible within the limits of representative democracy। जो representative democracy होता है उसमें जो ordinary people होता है, जो रूरल मतलब कि जो people होता है वो इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू डिसीजन लेते हैं, बट इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। और जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उधर सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के कुछ चैलेंजेस भी हैं, है ना, क्योंकि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी तो पॉसिबल नहीं ना। जो लार्ज सोसाइटी होता है इज डिफिकल्ट इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, और पार्टिसिपेशन के लिए कुछ एजुकेशन भी ज़रूरत होता है ना, सिविक एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी ज़रूरत होता है, जो कि मतलब कि लार्ज सोसाइटी में, जैसे इंडिया की बात करें, अभी तक आपको पता नहीं होगा, जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनको पता होगा, उधर अभी तक एजुकेशन पहुंच नहीं पाया है उस लेवल पर, है ना, कि हम डिसीजन ले पाए, लीडर बन पाए। अगर हम डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात करें तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी फोकसेस ऑन रीजन डिस्कशन एंड पब्लिक डेलिबरेशन। मतलब कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वो रीजन डिस्कशन की बात करता है। रीजन डिस्कशन ऐसे आलतू फालतू डिस्कशन नहीं, मतलब कि एक रीजनेबल डिस्कशन डिबेट की बात होता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। मतलब कि कैसे डिसीजन होगा, आफ्टर रीजन डिस्कशन एंड पब्लिक डेलिबरेशन, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में, है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में थोरो रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन के थ्रू, एंड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में रीजन डिस्कशंस एंड डेलिबरेशन के थ्रू मतलब कि डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन आर मेड थ्रू ओपन एंड पब्लिक डेलिबरेशन व्हेयर सिटीजन्स एंड लीडर्स एंगेज इन रेशनल डिबेट। जहाँ पर डिबेट होता है एक रेशनल डिबेट होता है ना, आज के टाइम पर जो डिबेट होता है उस टाइप के नहीं। तो रेशनल डिबेट होता है डिसीजन लेने के लिए, और उसके बाद मतलब सिटीजन्स और लीडर्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इट एज्यूम्स दैट इंडिविजुअल्स आर ऑटोनोमस एंड कैपेबल ऑफ एंगेजिंग इन रेशनल डिबेट, है ना। और ये माना जाता है कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में जो इंडिविजुअल्स है वो ऑटोनोमस है, इंडिविजुअल्स को ऑटोनोमस माना जाता है, और वो कैपेबल भी माना जाता है इंडिविजुअल्स को कि वो एंगेज हो सकते हैं रीजन डिबेट में। ऐसा नहीं कि हम सिटीजन्स को कोई माने ऑटोनोमस बॉडी और मतलब कि कैपेबल नहीं समझते। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में हम कैपेबल समझते हैं। अनलाइक थ्योरीज दैट एज्यूम्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि बहुत सारे थ्योरीज कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स के बीच में कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं माना जाता है। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी कहता है कि पीपल को देखते हैं कैसे, एज रिलेटिंग टू वन अनदर, मतलब जो पीपल होता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, रिलेटेड होते हैं, रिलेशन होता है थ्रू कैसे, रीजन आर्गुमेंट के एंड परसुएशन में। और द गोल इज टू इन्फ्लुएंस अदर्स नॉट थ्रू कोर्शन और पावर बट थ्रू रेशनल एंड रेस्पेक्टफुल डायलॉग। तो इसी तरह से मतलब कि हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिबेट से, रेशनल डिबेट से, ना कि कोर्शन और पावर यूज करके हम किसी को मतलब कि इन्फ्लुएंस करेंगे। इट्स इज पीपल एज रिलेटिंग टू ईच अदर, पीपल को रिलेटिंग बनाता है ईच अदर सीकिंग टू इन्फ्लुएंस ईच अदर, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं
किसके थ्रू? रीजन, आर्गुमेंट एंड परसुएशन। और सबसे इंपॉर्टेंट परसुएशन को देखा जाता था इज सीन एज द बेस्ट फाउंडेशन फॉर पॉलिटिकल पावर बिकॉज इट रेस्पेक्ट्स इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड वैल्यूज देयर कैपेसिटी फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। तो परसुएशन जो है उसको मतलब कि फाउंडेशन फॉर पॉलिटिकल पावर माना जाता था, बेस्ट फाउंडेशन माना जाता था, क्योंकि वो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करता था, वैल्यूज करता था, देयर कैपेबिलिटी को, है ना। तो दिस अप्रोच एम्पावर्स इंडिविजुअल्स बाय गिविंग देम कंट्रोल ओवर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइव्स। तो यही है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, यही है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में डेलिबरेशन की बात होता है, रीजन डिस्कशन की बात होता है, इंडिविजुअल को और पीपल को ऑटोनॉमी दिया जाता है, ऑटोनोमस माना जाता है, कैपेबल माना जाता है, और जो लीडर है और जो इंडिविजुअल्स है ना, तो इसमें क्या किया जाता है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल जो डिविजन है वो किया जाता है, इसके बीच में डिवीजन ऑफ लेबर, सिटीजन एंड प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस, जो लीडर होते हैं एंड सिटीजन्स के बीच में मतलब कि डिवीजन होता है। एंड उसके बाद क्या होता है, मतलब डिस्कशन होता है, फिर डिसीजन लिया जाता है। सिटीजन्स इन्वॉल्वमेंट, डेलिबरेशन एंड पब्लिक इश्यूज, है ना। अब हम देखते हैं सोशल डेमोक्रेसी। तो सोशल डेमोक्रेसी क्या है? सोशल डेमोक्रेसी कॉम्बाइंस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी विथ ए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। जो सोशल डेमोक्रेसी है वो क्या करता है, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करता है ना। क्या करता है, कॉम्बाइन करता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, है ना, किसके साथ? सोशल जस्टिस के साथ, सोशल डेमोक्रेसी, है ना। तो सोशल डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज बेस्ड ऑन ए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू इक्वालिटी, जहाँ पर इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। सोशल डेमोक्रेट्स क्या कहते हैं, वो सपोर्ट करते हैं द आइडिया ऑफ द वेलफेयर स्टेट बेस्ड ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन। जो सोशल डेमोक्रेट्स है वो वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं वेलफेयर स्टेट के थ्रू क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा इनइक्वालिटीज को एंड एंश्योर किया जाएगा ऑल इंडिविजुअल्स हैव एक्सेस टू बेसिक नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, कि सबके पास एक बेसिक नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज पहुंच सके, है ना। तो सोशल डेमोक्रेट्स आर्ग्यूज दैट ऑल इंडिविजुअल्स शुड गेट एन इक्विटेबल शेयर ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज, मतलब सबके पास एक इक्विटेबल शेयर होना चाहिए जो सोसाइटी में रिसोर्सेज है ना। किसी को ज़्यादा किसी को कम ऐसा नहीं है। और ऐसा कैसे किया जाएगा, वेलफेयर स्टेट के थ्रू। In order to realize their own plans of life, if poverty or disability or belonging to a minority are obstacles in this respect, then it is the duty of the state to remove such obstacles. तो स्टेट को के पास ये ड्यूटी होना चाहिए वो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर सके, मतलब कि वेलफेयर स्टेट की बात करता है सोशल डेमोक्रेसी, ताकि क्या हो सके, सोशल जस्टिस हमें मिल सके। तो दे बिलीव इन लिबरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसे कि फ्री इलेक्शन को भी सपोर्ट करते हैं, रूल ऑफ लॉ को भी सपोर्ट करते हैं, सिविल लिबर्टीज को सपोर्ट करते हैं, बट उसको कंबाइन करते हैं विद द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, है ना। तो ये सोशल डेमोक्रेसी की बात है। तो सोशल डेमोक्रेसी के क्रिटिक भी है, क्रिटिसाइज भी किया जाता है, व्हिच अनफेटर्ड इंडिविजुअल फ्रीडम एंड फ्री मार्केट को बहुत ज़्यादा मतलब कि एम्फेसाइज करता है ना सोशल डेमोक्रेसी। अनलाइक जो लिबरलिज्म है, सोशल डेमोक्रेसी प्रायोरिटाइज करता है इगलिटेरियनिज्म को। तो लिबरलिज्म में क्या होता है, फॉर्मल इक्वलिटी होता है ना, जो इगलिटेरियनिज्म की बात नहीं होता है। इगलिटेरियनिज्म व्यू मतलब कि इक्वालिटी का बात होता है बहुत ज़्यादा सोशल डेमोक्रेसी में, जो कि लिबरलिज्म में नहीं होता है ना। और इट बिलीव्स दैट द स्टेट हैज़ ए रोल इन रेगुलेटिंग मार्केट एंड एंश्योरिंग फेयरनेस, और स्टेट के पास ये रोल होना चाहिए कि वो मार्केट को रेगुलेट कर सके, है ना, और फेयरनेस को इंश्योर कर सके। जब हम लिबरलिज्म को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि लिबरलिज्म फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करता है, मिनिमल स्टेट की बात करता है,
मतलब लेस स्टेट इंटरवेंशन की बात करता है, जो मतलब कि सोशल डेमोक्रेसी जिसको सपोर्ट नहीं करता है ना। सोशल डेमोक्रेसी इज मोर इगलिटेरियन देन लिबरलिज्म एंड लेस रेडिकल देन मार्क्सियन सोशलिज्म। जो मार्क्स ने जो सोशलिज्म की बात किया है उतना ज़्यादा रेडिकल नहीं है। मार्क्स सोशलिज्म में क्या कहते हैं कि ऐसा मतलब सोशलिज्म होगा जहाँ डिक्टेटरशिप प्रोलेटारिएट होगा, उसके बाद मतलब कि कम्युनिज्म आ जाएगा, मतलब कि सब लोग मतलब इक्वल हो जाएंगे, है ना, सभी को इक्वल रिसोर्सेस मिलेंगे। तो ये मार्क्सिज्म जब हम पढ़ेंगे तो मार्क्सिज्म सोशलिज्म तब हम देखेंगे, पर मार्क्सिज्म जितना रेडिकल नहीं होगा एंड लिबरलिज्म जितना मतलब नहीं होगा, है ना। तो लिबरलिज्म से थोड़ा ज़्यादा इगलिटेरियनिज्म होगा एंड मार्क्सिज्म से थोड़ा कम सोशलिज्म होगा। और मे बी सेड ऐसा कहा जा सकता कि इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आइडियोलॉजीज, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन होगा। Indeed, it has been said that social democracy is more than democracy and less than socialism। और हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी से कुछ ज़्यादा, मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से कुछ ज़्यादा एंड सोशलिज्म के से थोड़ा कम सोशल डेमोक्रेसी है। अब हम देखते हैं कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी को। तो कॉस्मोपॉलिटन जो डेमोक्रेसी है वो ग्लोबलाइजेशन के बाद आया है ना। कैसे देखते हैं। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी is a political theory that advocates for extending democratic principles beyond the nation state to address global challenges। जो ग्लोबल चैलेंजेस है ना उसको एड्रेस करने के लिए कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी आया है। तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो, पार्टिसिपेटरी हो और डेलिबरेटिव हो, कुछ भी हो, वो एक नेशन स्टेट के अंदर ही वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बात होता है। पर कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी बियॉन्ड द नेशन स्टेट की बात करता है ना, बियॉन्ड द नेशन स्टेट, क्योंकि हम ग्लोबल चैलेंज को इसी डेमोक्रेसी को यूज करके हम मतलब एड्रेस कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी इज एन आइडिया एडवांस्ड बाय पॉलिटिकल थ्योरिस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन with the coming into being of forms of supranational organization such as the European Union, and with the advance of economic and cultural globalization, it is believed that democracy must also respond to those challenges beyond the borders of the nation state। तो क्या हुआ, जब ग्लोबलाइजेशन आया तो एक स्टेट की जो डिसीजन होता है, एक स्टेट की जो भी मतलब कि कंडीशन होता है इकोनॉमिक कल्चरल, वो दूसरे स्टेट को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो इसलिए सब कुछ कल्चर, एक स्टेट की कल्चर, एक स्टेट की सब कुछ दूसरे स्टेट को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो इसलिए जो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया। और ग्लोबलाइजेशन के साथ ही साथ जो सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ ना, सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि नेशन के बाहर बहुत सारे नेशन एक जगह आके, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है और सार्क है, ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WTO हम कह सकते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ। तो विद द राइज ऑफ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूरोपियन यूनियन है ना, द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज, जो इंटरनेशनल बॉडीज होता है जैसे यूनाइटेड नेशंस है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो इंटरनेशनल बॉडीज है उनके जो इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट आर्ग्यूड दैट डेमोक्रेसी मस्ट एडॉप्ट टू ग्लोबल गवर्नेंस, है ना। तो इससे ग्लोबल गवर्नेंस की मतलब कि क्या नेसेसिटी आ गया, है ना, ग्लोबल गवर्नेंस की, which no single global democratic institutions currently exist। मतलब कि while अभी कोई ग्लोबल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं है, पर फिर भी कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी इन्विजन ग्लोबल सिविल सोसाइटी की एनविजन करता है। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी ग्लोबल सिविल सोसाइटी होगा, उधर कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप की भी कल्पना किया जाता है ना। न्यू फॉर्म्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर सॉलिडरिटी सच इज द एनवायरमेंट, जैसे कि कुछ एनवायरमेंटल मूवमेंट है,
कुछ वुमेन राइट्स मूवमेंट है, जो वुमेन्स राइट्स मूवमेंट है वो क्या करता है, हाईलाइट करता है द नीड फॉर कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप। और जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप आएगा, हाउएवर चैलेंज रिमेन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड डिजिटल कनेक्टिविटी रेजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हालांकि जो अभी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना, जो एआई का बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है, डिजिटल कनेक्टिविटी जो बढ़ रहा है, वो उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रेज कर रहे हैं, जैसे कि डू दिज इनोवेशंस मेक गवर्नमेंट्स मोर अकाउंटेबल। ये जो इनोवेशंस है वो क्या अकाउंटेबल बना सकता है गवर्नमेंट को और ज़्यादा, और डू दे क्रिएट न्यू चैलेंजेस फॉर सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। और या क्या ये सिटीजन का जो पार्टिसिपेशन है उसको और ज़्यादा चैलेंजेस बनाएगा। और हाउ कैन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक द WTO व्हिच फेवर्स वेल्थियर नेशंस, मतलब कि जो रिच नेशन है जैसे कि USA है उसको सपोर्ट करता है, बिकम मोर डेमोक्रेटिक, वो क्या और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बन पाएगा, रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, क्या डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को भी देखेगा। What structures are needed to ensure that global governance remain inclusive and participatory। और इसके लिए हमें क्या स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर जो है वो ग्लोबल गवर्नेंस को इंश्योर करेगा और रिमेन्स इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी होगा। तो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी जो है वो एड्रेस करना चाहते हैं दिस क्वेश्चंस को, ये जो क्वेश्चंस है, बाय प्रमोटिंग ग्रेटर सिटीजन एंगेजमेंट एट ग्लोबल लेवल। तो ग्लोबल लेवल पर ग्रेटर सिटीजन एंगेजमेंट को यूज करके ये जो सारी क्वेश्चंस है, जो मतलब कि क्या ये जो एडवांसमेंट हो रहा है उसके कारण क्या और ज़्यादा मतलब कि डेमोक्रेट बनेंगे और रिस्पॉन्सिबल बनेंगे जो गवर्नमेंट है, और जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि WTO हो गया, वो क्या जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी रिप्रेजेंटेशन देगा, जैसे UNO है। और ग्लोबल गवर्नेंस क्या इंक्लूसिव हो सकता है, पार्टिसिपेटरी हो सकता है। एंश्योर दैट डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स टू मीट दैट डिमांड्स ऑफ एन इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। तो ये कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी है। तो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी क्या है कि जब ग्लोबलाइजेशन आया, वर्ल्ड कनेक्टिविटी बढ़ा, मतलब इंटरनेट बूस्टिंग हुआ है ना, ये इन सभी चीज़ों के बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज हो गया कि जो डेमोक्रेसी है क्या वो एक नेशन स्टेट के अंदर ही सीमित हो सकता है, या फिर मतलब कि बहुत सारे नेशंस मिलकर एक डेमोक्रेटिक नेशंस क्रिएट किया जा सकता है, जिसको हम मतलब कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी कह सकते हैं, जहाँ पर ग्लोबल सिविल सोसाइटी की कल्पना कर सकते हैं, है ना। तो ये सभी मतलब कि ऐसे कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी डेवलप हुआ। तो आशा करता हूँ समझ में आया है। तो डेमोक्रेसी क्या क्या हमने पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, है ना, इवोल्यूशन पढ़ा, उसके बाद कुछ थिंकर जैसे कि लॉक के कॉन्सेप्ट, जॉन लॉक के जो है ना, स्टेट ऑफ नेचर की कॉन्सेप्ट पढ़ा, रूसो के बारे में पढ़ा, है ना। फिर टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसके पहले हम देखें कि डेमोक्रेसी के अंदर इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल दो वैल्यू होता है, इसलिए डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा जस्टिफाई किया जाता है। उसके बाद प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी की बात किया, है ना। आज हम टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात किया। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे ऐप विजिट कर सकते हैं।